सुमिच, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार विधान परिषद के चुनाव में क्या खेला हुआ अब तो सामने आ गया है। देखिए, हम लोग कई दिनों से इस बात की चर्चा करते रहे हैं। जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तब, जब बंगाल के नतीजे आए तब, और जब तृणमूल कांग्रेस को छत विक्षत किया गया कि बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी कितनी ताकतवर हो गई, आजाद हो गई है। वह सब कुछ अब अपने भीतर समेट लेना चाहती है, दूसरों को सुनना नहीं पसंद कर रही है। तो देखिए, बिहार के एनडीए में क्या कहा जा रहा था कि 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, जो द्विवार्षिक चुनाव है, 1 सीट तो उपचुनाव। कि सीटों का बंटवारा कैसे? सीटों का बंटवारा यह माना जा रहा था 3 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 3 सीटों पर जेडीयू लड़ेगा, 1 सीट एलजेपीआर, 1 सीट आरएलएम। तो आरएलएम से इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, क्योंकि दीपक प्रकाश को पिछले ही महीने 7 तारीख को फिर से मंत्री बनाया गया था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में। और निशांत कुमार तो खैर जेडीयू से नीतीश कुमार के बेटे ही हैं। तो बाकी सब कुछ सामान्य रहा। 9वीं सीट विपक्ष को जाती हुई दिख रही है, जाएगी भी, ऐसा ही लग रहा है। तो सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन बीजेपी ने जब कल शाम लिस्ट जारी की तो उसने 3 उम्मीदवारों की जगह चौथे उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार के ऐलान कर दिए। इसके बाद ही बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया। उपेंद्र कुशवाहा के अस्तित्व पर सवाल पैदा होने लगा। दीपक प्रकाश मंत्री कैसे बने रहेंगे? और इसमें फाइनल बैटल की ओर तब बढ़ा गया जब आज एलजेपीआर ने, देखिए, सुबह से कई लोग यह कहने लगे थे कि क्या चिराग पासवान को ही त्याग करना होगा। तो चिराग पासवान ने भी अपना उम्मीदवार आज घोषित ही कर दिया, अशरफ अंसारी। देखिए, रामविलास पासवान के जमाने से हैं, बहुत दिनों के बाद यह देखने को मिला और चिराग पासवान इसके लिए मुबारकबाद के पात्र हैं कि इस बार न पैसा देखा गया, न परिवार देखा गया, कार्यकर्ता को देखा गया है। और इस मुश्किल घड़ी में जब एनडीए की सभी पार्टियां मुसलमानों से दूर जाना चाहती है, चिराग पासवान ने अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सियासत क्या है? सियासत ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का क्या होगा, दीपक प्रकाश अब कैसे मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि अगले 5-6 महीनों में और कोई रिक्ति आनी नहीं है। ऐसा कुछ संभव दिखता नहीं। क्या यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी इस्तीफा दे देंगी और बांकीपुर विधानसभा के साथ उपचुनाव हो जाएगा? यह भी संभव नहीं दिख रहा है। या फिर दीपक प्रकाश इस्तीफा देते हैं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी? या देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को अभी भी इस बात का थोड़ा सा भरोसा है कि कोई ना कोई रास्ता 8 तारीख के पहले निकल जाएगा। जैसा कि राज्यसभा चुनाव में हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा पहले उम्मीदवार बन गए थे, पहले, दूसरे, तीसरे, और फिर शिवेश राम बने थे। तो ऐसी स्थिति में यह भरोसा है कि रास्ता निकलेगा और कहीं ऐसा न हो, जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक मान रहे हैं, कि जो 4 उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उसमें जो अंतिम उम्मीदवार है शीला पंडित प्रजापति, उनकी जगह प्रथम वरीयता का मत अधिक यदि उपेंद्र कुशवाहा दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बना ही देते हैं, जो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस बात का इतिहास नहीं रहा कि बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर अपने ही उम्मीदवार को पराजित करा दे। क्योंकि विपक्ष के 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 विधायक टूटते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस बीच एक और एनडीए को झटका लगा है। उनके एक विधायक है राजू सिंह, जिन्हें दिल्ली की अदालत ने दोषी करार दिया है। वह द्वारका वाले हत्या मामले में वह जेल चले गए हैं और 9 जून को फैसला सुनाया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी। तो बिहार की राजनीति में गर्माहट है। उधर राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है, सरकार को विरोध अपना दिखा दिया है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले लालू यादव उसकी वाली बात हम लोग करेंगे, सुरक्षा वाली, चूंकि वो भी इम्पोर्टेंट इशू है। लेकिन अभी एमएलसी को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, जो आपने चीजें सामने रखी, जो तस्वीर सामने रखी, उसमें अब ये 2-3 चीजें हैं, 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो एक जो जिसकी संभावना बताई आपने अपने सूत्रों के हवाले से उस खबर से कि इनका भी उम्मीदवार, दीपक प्रकाश भी उम्मीदवार बने और बीजेपी अपने उम्मीदवारों में से 4
उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को 10वें उम्मीदवार के तौर पर उतारे, जिसको कम वोट अलॉट हो, बचे हुए वोट अलॉट हो या कोई वोट नहीं हो उसको सेकंड प्रेफरेंस के वोट अलॉट हो और बाकी उसके लिए वोट का इंतजाम किया जाए। एक स्थिति तो यह है। एक स्थिति यह है, सीधा फ्लैट स्थिति यह है कि भाई अब छोड़ दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नॉमिनेशन नहीं हो और 8 तारीख को जैसे ही नॉमिनेशन का समय खत्म हो वैसे उनका इस्तीफा हो जाए। तो एक स्थिति यह है। अब बाकी एक स्थिति और हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो इसी से जुड़ी हुई है, जो अगर 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो उसी की व्याख्या में वो चीजें आ जाएंगी। ये भी क्या हो सकता है कि नॉमिनेशन के समय बीजेपी अपने चारों उम्मीदवारों का नॉमिनेशन नहीं कराए, क्योंकि अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है। नॉमिनेशन करने के समय हो सकता है कि 3 ही लोग नॉमिनेशन करें। अभी इस बात को लेकर के डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, बातचीत चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी बात की जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, नितिन नवीन से, मतलब, और आगे जो पार्टी में, जो बीजेपी में फैसला लेने वाले जो 2 लोग दिल्ली में हैं और बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे अभी बातचीत करने की कोशिश चल रही है। नितिन नवीन से संपर्क हुआ है संभवतः, ऐसी हमको हमारे किसी एक जानकार ने बताया कि नितिन नवीन से संपर्क हुआ है, लेकिन वो अकेले डिसीजन तो कर नहीं सकते हैं। डिसीजन तो मुख्यमंत्री से भी बात करनी होगी और दोनों राष्ट्रीय नेताओं से बात करनी होगी, क्योंकि ये उपेंद्र कुशवाहा का मामला है। अब इन स्थितियों पर विचार करें हम लोग ज्ञानेश्वर जी। उसके पहले जो हमारा नोशन, हमको एक बात ये कहनी है कि 1 महीना हुआ, आपने तारीख भी बताई 7 तारीख को। अगर भारतीय जनता पार्टी को दीपक प्रकाश को मंत्री नहीं बनाना था, उनको विधान परिषद नहीं भेजना था, तो फिर उनको मंत्री क्यों बनाया गया 1 महीने पहले? 7 मई को नहीं बनाते मंत्री, उस दिन तो कोई बाध्यता नहीं थी, बल्कि उस दिन तो मेंटली सब लोग इस बात के लिए प्रिपेयर थे कि नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये माना गया था कि पिछली बार वो बिना एमएलए हुए, बिना एमएलसी हुए 4 महीने से ज्यादा समय तक मंत्री रहे हैं। 5 महीने तक मंत्री रह चुके हैं, जिसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला गया। किसी ने याचिका दाखिल की है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 महीने बिना एमएलए एमएलसी हुए मंत्री रहे और फिर दोबारा उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। तो ये मई में बहुत दिख रहा था कि मई में भाई अगर भारतीय जनता पार्टी को उनको एमएलसी नहीं बनाना था तो बहुत टूक शब्दों में कह देती उनको, उपेंद्र कुशवाहा को, कि भाई आप दूसरा नाम दीजिए अपनी पार्टी से, हम लोग इनको नहीं बना सकते हैं क्योंकि एमएलसी की गुंजाइश इनके लिए नहीं है। तब आज जो स्थिति आई है, ये स्थिति उसी समय हो जाती है अगर आज कोई अप्रिय स्थिति बनी। कहा जा रहा है अजीत जी की तब भी जो मौर्य होटल में अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई थी, या यूं कहें कि राज्यसभा चुनाव के पहले से ही, देखिए आरएलएम पर विलय का दबाव तो है ही, इस बार यह भी कहा गया था कि ठीक है आप पार्टी का विलय मत कीजिए, लेकिन बेटे को बीजेपी के कोटे से एमएलसी बनने दीजिए। तो उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए भी तैयार नहीं हुए, जब इसके लिए भी तैयार नहीं हुए तो अमित शाह की ओर से फिर मनाही हो गई और कह दिया गया कि चौथा उम्मीदवार भी बना दीजिए। बिल्कुल, तो वही हम कह रहे थे कि 7 मई को बनाया, इसका मतलब उस समय कोई बात थी या उस समय कोई ऐसी स्थितियां सोचा था, बीजेपी ने कोई ऐसी स्थिति की कल्पना की थी कि मर्जर हो जाएगा पार्टी का, या दीपक प्रकाश को बीजेपी के टिकट से भेज देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, नहीं तो उसी दिन खारिज हो जाता, उसी दिन नहीं बनाते मंत्री उनको, उस दिन ज्यादा आसान था हटा देना। अब मंत्री बनाने के 1 महीने के बाद अगर ऐसी स्थितियां क्रिएट की जाती हैं कि उनको एमएलसी नहीं बनाएंगे और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, तो ये थोड़ी शर्मिंदगी की बात होगी उपेंद्र कुशवाहा के लिए, ये अपमानजनक स्थिति होगी, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी और दीपक प्रकाश के लिए भी, कि उनको मंत्री बनाया गया और एमएलसी नहीं बनाया गया। तो ये भी स्थिति आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो ये एक स्थिति है, अभी इसको कंसीडर करना होगा। दूसरी बात यह कि उपेंद्र कुशवाहा कोई ऐसे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को ऐसे राह चलते नेता नहीं है, वो एक बड़े नेता है, मजबूत नेता है, उनका अपना आधार है। और नीतीश कुमार जैसा बड़ा नेता जब उनको लेकर के हमेशा चिंतित रहता था, उनकी चिंता करता था कि राज्यसभा भेजें या एमएलसी बनाए, पार्टी में कोई बड़ा पद दें, तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर था जिसकी वजह से नीतीश कुमार भी उनकी चिंता करते थे। देखिए, बनाने में कितना योगदान है वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिगाड़ने में तो कोई आदमी आगे आके बिगाड़ सकता है ना ज्ञानेश्वर जी। हाँ, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कोई सहानुभूति नहीं है, जो बीजेपी के अंदर खाने से खबर है कि नीतीश कुमार कोई दबाव नहीं बना रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा या दीपक प्रकाश को बचाने के लिए। हाँ, नहीं, उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। आप उनकी तरफ से नीतीश कुमार क्या डिसीजन करेंगे, और बाकी लोग जो उनके साथ के लोग हैं उनका कोई लव लस्ट नहीं है, लेकिन समूचे एनडीए के लिए हम जो कह रहे थे कि बिगाड़ने की अगर बात होगी, मान लीजिए कि अभी तो नहीं, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अगर चुनाव के समय ये फिर से अपनी पार्टी को जिंदा करते हैं और बिना किसी अलायंस में गए कोई ऐसा इंतजाम करते हैं कि जहां बीजेपी, जहां एनडीए का कुशवाहा उम्मीदवार नहीं हो, वहां एक मजबूत कुशवाहा उम्मीदवार खड़े कर दें, हालांकि वोट कम टूटेगा। देखिए, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुशवाहा वोट में बिखराव की संभावना काफी कम हो गई है,
कुशवाहा के बिल्कुल। एक छत्र नेता सम्राट चौधरी हो गए हैं। लेकिन चुनाव के समय जी, की स्थिति आप भी जानते हैं ज्ञानेश्वर जी, हम भी जानते हैं, चुनाव के समय जो निश्चित तौर लोग जागृत होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लोग भूल जाते हैं। हम लोग पे। और जो कुशवाहा जितना टैक्टिकल वोट करते हैं, राजपूत जितना करते हैं, या भूमिहार जिस तरह से टैक्टिकल वोटिंग करने लगे हैं, उस तरह से वो भी करते हैं। तो कहीं अगर जहां जी, आपका कुशवाहा नहीं है, वहां कोई मजबूत कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा खड़े कर दें और वो स्थितियां उस समय नुकसान हो जाए, तो खैर अभी ये दूर की बात हुँ, है, उस समय तक हो सकता है कि उनको समझाने के दूसरे और उपाय हो। लेकिन हम ये कहना चाह हुँ, रहे हैं कि उनको इस तरह से इग्नोर कर देना, या 1 महीने के बाद ही 1 महीने पहले मंत्री बनाना और अभी ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देना कि उनके बेटे को एमएलसी नहीं मिले, ये थोड़ा डाइसी है, थोड़ा जी। ये बीजेपी के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी ठीक नहीं लग रहा है कि आप अपने एलाई पार्टनर को बीजेपी इस तरह से नहीं ट्रीट करती है, खासतौर से बिहार में जो स्थिति है। और देखिए ना, देखिए अजीत जी जब राज्यसभा के लिए भेजे हाँ, गए उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, तब पवन सिंह का शोर कितना था। बिल्कुल। तब पवन सिंह को विराम दिया गया, पवन सिंह को नहीं बनाया गया, उन्हें मौका नहीं दिया गया और उपेंद्र कुशवाहा को मौका दिया गया। और इस बार देखिए पवन सिंह, हम तो डिमोशन ही मान हाँ, रहे हैं क्योंकि वह लोकसभा राज्यसभा चाहते थे और भाई मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ सबसे बराबर होना चाहते थे, लेकिन वह विधान परिषद जा रहे हैं, मैथिली ठाकुर के बराबर हो गए। लेकिन अब देखिए काराकाट के समीकरण को कि दीपक प्रकाश ड्रॉप कर ये सकते हैं क्योंकि एमएलसी नहीं बनेंगे और पवन सिंह एमएलसी बन रहे हैं, तो वहां भी चिढ़ाने बिल्कुल। वाला काम हो हो गया गया। ना। और यह थोड़ी जातीय तनातनी की स्थिति भी बनेगी इस हाँ, कारण से। बनेगी ही उस स्थिति में। और अगर मान लीजिए कि जो उनके भी समर्थक हुड़दंगी हैं, वो हुड़दंग करते हैं, उनके जी, जुलूस निकलेंगे, उनके गाने होंगे, और उसमें फिर कुशवाहा अपने को अगर आइसोलेटेड फील करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान की बात होती है। और हम अभी अभी ऐसे सारी जी, चीजें बहुत परफेक्ट दिखाई देती हैं सामान्य दिनों में ज्ञानेश्वर जी। चुनाव के समय हुँ, सब सब कुछ बदल जाता है। चुनाव के समय जो स्थिति रहती है, उसको उसी समय हैंडल करना होता है। तो ये एक स्थिति है, हुँ, हमको लग रहा है कि थोड़ा डाइसी है, थोड़ा एक दुविधा की स्थिति में बीजेपी फंस गई है। अब आइए चुनाव की हुँ, जो 2-3 स्थितियां हैं, उन स्थितियों पर एक स्थिति तो हम अभी भी कह रहे हैं कि मान लीजिए बात हो जाती है, कोई बातचीत होती है, जी, कोई ऐसा ऐसा रास्ता निकलता है जैसा राज्यसभा के समय निकल गया था, और बीजेपी अपने 3 ही हुँ, लोगों को नॉमिनेशन करवाती है। तो चौथा नई हुँ, उम्मीदवार नॉमिनेशन करेगा, फिर तब दीपक प्रकाश का हो जाएगा। अगर बीजेपी के 4 उम्मीदवार नॉमिनेशन करते हैं, जेडीयू के 3 उम्मीदवार नॉमिनेशन करते हैं, एलजेपीआर का 1 उम्मीदवार हाँ करता है और एक आरजेडी का उम्मीदवार नॉमिनेशन करता है, तो ज्ञानेश्वर जी 8 तारीख को दीपक प्रकाश को 8 तारीख को 5 बजे शाम तक इस्तीफा दे देना चाहिए। तकनीकी रूप से, जी, कानूनी रूप से वो रह सकते हैं अभी 5 महीने और, लेकिन कर देना चाहिए, क्योंकि जैसा जी, आपने बताया कि अभी अगले 5-6 महीने में, 4-5 महीने में कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि वो विधायक या विधान बिल्कुल, परिषद के सदस्य बन सके, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, एक बात तो ये। हुँ, दूसरी स्थिति यह है कि अगर अगर बीजेपी की तरफ से कोई इशारा, अगर अपने मन से बिना बीजेपी से बात किए उम्मीदवार बनाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, हुँ, दीपक प्रकाश को, तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि 10 लोगों का जो उनको नामांकन पत्र तब भरने के लिए जो समर्थक प्रस्तावक जुटाने होंगे, वो नहीं मिलेगा, वो एमएलए उनको नहीं मिलेगा। हुँ, अगर जी, बीजेपी कहती है कि नहीं, आप हम इनका भी नॉमिनेशन कराते हैं और 10वां उम्मीदवार लड़ेगा, मतलब अगर कुछ खरीद फरोख्त और 3 तिकड़म, पार्टी में तोड़ फोड़, इसकी बात होती है, तो फिर क्या स्थिति हुँ, बनेगी, उस पर विचार कर लें हम लोग। अगर ऐसी स्थिति बनती है बिल्कुल, कि बीजेपी समूचा एनडीए कहे कि हम लोग सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट देंगे, हमारा 9 जी, सीट जीतने का लक्ष्य है, तो ये मुश्किल इसलिए हुँ, है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि इस 25 वोट तो आप हर कैंडिडेट को अलॉट करेंगे ना, फर्स्ट प्रेफरेंस का 25 वोट बिल्कुल, 8 लोगों को अलॉट कर देंगे आप, तो आपके 200 हो हुँ, गए। तो तय मानिए जी, आपके पास 2 ही 100 एमएलए है। 202 में से तो हुँ, एक सीट बांकीपुर मान लीजिए आपकी खाली हो गई है, और एक राजू सिंह के बारे में हुँ, आपने बताया कि वो उनको सजा जैसे होगी वैसे ही वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो अयोग्य जी, घोषित होते ही उनकी सीट मान लीजिए खाली नहीं भी हो, तो वोटिंग करने के लिए वो नहीं आ रहे हैं जेल से निकल के। नहीं, चूंकि जी, अयोग्यता हो जाएगी तो जेल वोट देने के लायक नहीं रहेंगे। तो 200 हुँ, आपके पास है, तो 200 वोट तो आपके अलॉट हो गए 8 लोगों को। तो 9वें उम्मीदवार को आप बिल्कुल, कितना वोट दिलवाइएगा? देखिए, राज्यसभा में हुँ, क्या था ज्ञानेश्वर जी, की राज्यसभा में आपको 4 वोट कम पड़ रहे थे। आपके पास फर्स्ट हुँ, प्रेफरेंस के 37 वोट थे, आपको 4 वोट जुगाड़ जी, करना था, तो 4 आपने एब्सटेन करा दिए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस का 37 वोट और सेकंड प्रेफरेंस के ढेर सारे वोट से आपका कैंडिडेट जीत गया। यहाँ तो आपके पास फर्स्ट बिल्कुल, प्रेफरेंस का कोई वोट ही नहीं बचेगा। अगर 8 आदमी को अगर 25-25 वोट आप अलॉट करते हैं, तो आपके पास फर्स्ट हुँ, प्रेफरेंस का वोट नहीं बचेगा, एक भी वोट नहीं बचेगा। तो अगर उस बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल, तोड़ते भी हैं आप, तो कितना लोग तोड़ लेंगे? हुँ, भाई 4 लोग जो नहीं एब्सटेन हो नहीं पाएँगे, तोड़ पाएँगे ना, आपको कम से जितना हुँ, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट मिले, उसके मुकाबले आपको सब्सटेंशियली ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट मिलना चाहिए।
तो ये संभव नहीं लग रहा हम्म। है कि आप 20 फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट हासिल कर लें या 15 ही फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट आप हासिल कर लें। ऐसी स्थिति अभी नहीं दिख रही है। मतलब इस तरह से जेडी आरजेडी में इस तरह का वर्टिकल स्प्लिट, कांग्रेस का पूरा हट जाना, ये नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये संभव नहीं बिल्कुल है कि आप कोई 15 17 18 फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट जुटाएं और बाकी सभी 200 लोगों के सेकंड प्रेफरेंस के वोट ट्रांसफर करवाएं आप अपने नवे कैंडिडेट को और तब जितवाएं। ये स्थिति ये हम्म। बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति है, क्योंकि अभी इस तरह का स्प्लिट नहीं दिख रहा है अपोजिशन के अंदर। अब एक स्थिति ये है कि बिल्कुल मान लीजिए कि सब लोग कॉर्डियली मिल करके 10वां 9वां उम्मीदवार दे करके उसको जिताने का प्रयास करते हैं, तो क्या ऐसी हम्म। स्थिति बन सकती है? क्या इस वजह से चिराग पासवान का जो मुस्लिम कैंडिडेट है, क्या आरजेडी, कांग्रेस और ओवैसी के मुस्लिम उम्मीदवार उनको वोट करेंगे? ऐसी कोई नहीं स्थिति करेंगे, बन सकती है क्या? बन सकती है क्या? बन सकती है ऐसी कोई? नहीं करेंगे, नहीं नहीं। करेंगे, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती है, तो नहीं बन हाँ, सकती है। मतलब ये वही तोड़-फोड़ वाली स्थिति, इसका मतलब कि नहीं है। मतलब 2-4 आप एब्सटेन जरूर करा सकते हैं, बल्क में तोड़ नहीं जी। सकते हैं। अगर ऐसा होता कि भाई कोई ऐसा मैनेजमेंट होता कि 5 ओवैसी के, 2 कांग्रेस के मुस्लिम और आरजेडी के मुस्लिम, ये सब मिल करके उनको दे दें लोजपा को, और लोजपा का अशरफ अंसारी। हाँ, अशरफ अंसारी को, और लोजपा का उतना 7-8 वोट जो है वो ट्रांसफर कराया जाए हम्म। अपने नवे कैंडिडेट को, और उसके साथ फिर दूसरे हम्म। वोट जोड़े जाए, तो ये बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की बात हो जाएगी। कौन करेगा? उपेंद्र देखिए, कुशवाहा। लोजपा के पास भी 19 ही ना जी, लोजपा के पास भी 19 ही है, उन्हें भी तो 6 वोट चाहिए ना। नहीं, वो तो हम अच्छा लोगों ने वोट आप करें जोड़ लिया ना कि 6 इधर इधर से 6-7 आ जाए, और बीजेपी का जो जी, बच रहा है, बिल्कुल। वो, और जेडीयू का जो बच रहा है, मतलब हम लोगों ने पहले ही हमने 8 उम्मीदवारों को 25-25 वोट अलॉट करने के बाद की बात कर रहे हैं। 25-25 वोट सबको बिल्कुल, अलॉट हो गया, बिल्कुल। 200 वोट है, हुँ, 25-25 अलॉट कर दिए। ये भी हो सकता है। हुँ, तो ऐसा कोई उपाय कर सकती है क्या भारतीय जनता पार्टी? लेकिन ये बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की बात होगी, और ये तभी होगा जब दिल्ली से अमित शाह के यहाँ से हरी झंडी होगी और एकदम से ब्रूटल तरीके से, बड़े क्रूरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण तरीके से, रौंद देने वाले अंदाज में अगर बीजेपी जाए, तभी हो सकता है। उसके हुँ, बगैर नहीं, उसके बगैर होने की संभावना नहीं है। तो सबसे आइडियल बिल्कुल। सिचुएशन दीपक प्रकाश के लिए यह है कि बीजेपी से बात हो, बीजेपी अपना एक कैंडिडेट विड्रॉ कर ले। हुँ। चूंकि नॉमिनेशन कराने के बाद बीजेपी जेडीयू का लेकिन कैंडिडेट, आपको लगता है कि कभी बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित करके अपना उम्मीदवार वापस लिया? इसका इतिहास तो रहा नहीं है और यह बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अमित शाह, देखिए, यह फैसला नितिन नवीन का नहीं, यह फैसला सम्राट चौधरी का नहीं, यह फैसला अमित शाह का बिल्कुल है। और अमित शाह, आप जानते ही हैं, शर्तों के मामले में जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती है तो कितने कठोर हो जाते हैं। और हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि कई दिनों से हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी आजाद हो गई है, वह सहयोगी दलों के साथ मजबूर नहीं रहना चाहती है, सहयोगी दलों को मजबूर करना चाहती है कि उनकी शर्तों को माना जाए। हम लोगों ने विस्तार से बिल्कुल कार्यक्रम किया था कि जेडीयू पर भी खतरा है, आरजेडी पर भी खतरा है, आरएलएम पर तो खतरा है ही। देखिए, कल प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का पटना में कार्यक्रम उन्होंने रखा है, कार्य समिति का की बैठक है। तो बीजेपी अब कहां किसी को छोड़ने वाली है, जिसके और दीपक प्रकाश के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलेगा, इस बात की संभावना बिहार की धरती पर तो अभी दिखाई नहीं पड़ बिल्कुल रही है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और वो करना होता तो दिख रहा होता, पहले से इस बात की तैयारी होती, इस बात के लिए उनको भरोसे में लिया गया होता। और ये बात बिल्कुल हम्म। ठीक है कि आज कोई भी सहयोगी पार्टी बुलडोज करके अमित शाह से कोई बात मनवाने की स्थिति में नहीं है। कोई बुलडोज नहीं कर सकता, बिल्कुल, कोई अपने बिल्कुल। जिद जबरदस्ती हम्म, करके उनसे कोई बात नहीं मनवा सकता। बीजेपी की वैसी, हम्म, बीजेपी को अब उस तरह की बिल्कुल ही बीजेपी की स्थिति नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। मतलब जेडीयू भी नहीं कर सकती है ज्ञानेश्वर जी, चंद्रबाबू नायडू जी, भी नहीं कर सकते। अभी स्थिति यह है कि ममता बनर्जी के लोकसभा राज्यसभा मिलाकर के 41 में से 30 एमपी समर्थन में है, 30 एमपी बीजेपी के संपर्क में, उनके उनके बताइए। लोकसभा के 23 एमपी बीजेपी के संपर्क में है। तो अब बीजेपी हम्म, को कोई जरूरत नहीं है किसी के सामने, पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तो और ज्यादा बीजेपी ने अपनी पावर कंसोलिडेट की है। लोकसभा चुनाव के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आप एक हम्म, झारखंड छोड़ दे तो बीजेपी हर जगह जीती है। ऐसे अनएक्सपेक्टेडली बीजेपी जीती महाराष्ट्र में या हरियाणा में या पश्चिम बंगाल में, तो अब उसके सामने कोई चुनौती नहीं है किसी पार्टी की। बिल्कुल। आरएलएम तो बहुत ही छोटी पार्टी है, लोकसभा में भी कोई नहीं है उनका, विधानसभा के भी उनके जो 4 लोग हैं उसमें से 3 बीजेपी के संपर्क में है। तो ये उनकी उनकी हम्म, तरफ से बुलडोज करके वो फैसला नहीं करवा सकते। लेकिन हम्म, बीजेपी बहुत आगे से आगे की सोच करके चलती है। अभी भी कोई बदमजगी बीजेपी नहीं होना देना चाहती है। तो अभी हो सकता है बिल्कुल। बातचीत हो रही हो, मर्जर वाली बात फिर से नए सिरे से हो, दीपक प्रकाश के बीजेपी में चले जाने की बात हो चुकी। अभी 2 दिन का टाइम मिल गया, बफर मिल गया शनिवार और रविवार का। मंडे आखिरी हम्म, दिन है नॉमिनेशन का, उस समय रविवार की रात तक कोई चीजें, बहुत सारी चीजें तय होंगी।
और हम फिर दोहरा रहे हैं, अगर बीजेपी तैयार नहीं होती है उम्मीदवार बनाने के लिए, बीजेपी अपने 4 सीटों पर अड़ी रहती है, नीतीश कुमार 3 और लोजपा 1 सीट पर रहती है, तो 8 तारीख की शाम को 5 बजे दीपक प्रकाश को इस्तीफा कर देना चाहिए। उसके बाद उसको नहीं ड्रैग करना चाहिए, तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से नहीं ड्रैग करना चाहिए। फिर वो उनकी अपनी नीति, उनकी जो अपनी राजनीति है उपेंद्र कुशवाहा की, ये उसी राजनीति के अनुरूप होगा कि वो छोड़ दें इस बात को। लेकिन अजीत जी, एक हाइपोथेटिकल सवाल ही है, इसको हाइपोथेटिकल ही मान लें कि चलिए बीजेपी से बात नहीं बनती है, दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनने का अवसर नहीं मिलता है, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति क्या होगी, एनडीए में उनका वजूद क्या बच जाएगा, और भविष्य की राजनीति वे कैसे करेंगे जब बेटे को ही मंत्री पद पर वह सलामत नहीं रख पाए, क्योंकि उनके विधायकों को लेकर चर्चाएं भी चलती ही रहती है कि 4 विधायक हैं, उनमें से 3 आलोक सिंह, रामेश्वर महतो, माधव आनंद, उनके विश्वास पर भी लोग प्रश्न उठाते हैं, लगाते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति क्या होगी? देखिए, एक तो अभी उनकी पार्टी स्वतंत्र है, वो अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, तो उनको डिसाइड करना है कि वो अभी एनडीए के खिलाफ नहीं जाए, एनडीए में बने रहे, अपनी शिकायत जहां जो शीर्ष नेतृत्व है उस तक पहुंचा दें और एनडीए में बने रहे, अवसर का इंतजार करें। दूसरी संभावना यह है कि वो स्वतंत्र हो जाएं और स्वतंत्र होकर के जनता के बीच में जाएं, अपनी शहादत दिखाते हुए कि शहीद कर दिया गया हमारे बेटे को करियर बनने के पहले, और वो अपने समाज के भीतर जाकर के सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करें। यही 2 रास्ते हैं कि वो चुपचाप अभी बैठे रहे, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, पार्टी जैसे अभी चल रही है उसको चलने दें, समय का इंतजार करें, या फिर अभी निकल के जाएं और जा करके कैंपेन करें, जनता के बीच में जाएं, अपनी सहानुभूति अर्जित करें। इसमें जोखिम है, क्योंकि बीजेपी अब एक समय के बाद एक लिमिट के ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाती है। अगर बीजेपी का सद्भाव है, अगर उसमें अगर बीजेपी नाराज होती है तो फिर कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, जिसमें पहली मुश्किल यही है कि पार्टी टूट जाए, पार्टी के 3 लोग छोड़ करके चले जाएं, और फिर 3 लोग छोड़ करके गए तो जिस तरह का मामला आजकल चलता है, वो 3 लोग जाकर के कहेंगे कि हम असली पार्टी हैं, हम असली आरएलएम हैं, और हम असली आरएलएम हैं, तो पता चला कि स्पीकर, चुनाव आयोग, कोर्ट, सब जगह से उन्हीं को असली आरएलएम बना दिया, और वही असली आरएलएम फिर इनको भी अयोग्य साबित कराने के लिए राज्यसभा में याचिका दे कि हम असली आरएलएम हैं, इनको अयोग्य साबित करिए, ये पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, तो ये मामला उलझ जाएगा। उस मुकाम तक बीजेपी भी मामले को ले जाना नहीं चाहेगी और उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं ले जाना चाहेंगे, लेकिन समय आने पर वो करेंगे। अगर आज ये हो जाता है तो आज देर सवेर वो ये बात लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि देखिए हमारे साथ अन्याय किया। उपेंद्र कुशवाहा का इतिहास तो यह भी रहा है ना अजीत जी, कि जब वह देखिए किसी दल को छोड़ते हैं या कोई अलग राह अपनाते हैं तो वह राज्यसभा भी छोड़ देते हैं, विधान परिषद भी छोड़ देते हैं, और फिर अपनी शहादत की बात सुनाने जनता के पास जाते हैं। नहीं, तो इस मामले में तो उनके साथ एक बड़ी मतलब अच्छी बात यह है कि अपनी ही पार्टी के राज्यसभा एमपी हैं। ये इस बार उनके साथ है कि आरएलएम से ही एमपी हैं। अगर उनको जेडीयू कोटे से होते या बीजेपी कोटे से होते तब तो छोड़ देते, तब हम नहीं मान, तब तो छोड़ ही देते। अपनी ही पार्टी से है एमपी, अपनी पार्टी के मुखिया हैं, अपनी पार्टी से एमपी हैं राज्यसभा के, तो इस बार नहीं छोड़ेंगे। इस बार फिर वो बेटे को लेकर के ही जाएंगे और अपनी शहादत बताने। और देखिए, एक संयोग है, कैसा संयोग है कि ऐसा ही बम्पी राइड शुरू हुआ था, सम्राट चौधरी का भी विधानसभा का अपना करियर ऐसे ही शुरू हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हम कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये संयोग है, दो उस समय भी यंग थे, एकदम यंग आए थे पहला ही, और शुरुआत में ही इस तरह की जो स्थितियां उनके साथ भी बनी थी। तो इसको अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सम्राट, इनको अपने उपेंद्र जी को भी अपने बेटे के बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए कि इसी तरह से सम्राट चौधरी का करियर शुरू हुआ था और उसके 27 साल बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। चलिए, तो देखिए, यह तो उपेंद्र कुशवाहा की बात हुई। जेडीयू के उम्मीदवारों की सूची आपने देखी होगी, और जेडीयू के उम्मीदवारों की सूची को देखकर यह तो लगा ना कि नीतीश कुमार चाहे जिस अवस्था में अभी हैं, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवार तय किए जाने में पैसे का कोई काम नहीं आया। जिस तरीके के उम्मीदवार दिए गए हैं, यह बात तो साफ साफ प्रमाणित हुई, चाहे वह भारती मेहता हो, चाहे जो भी उम्मीदवार बनाए गए हैं, कि हाँ, कि समीकरण के हिसाब से उन्हें सेट किया गया, और पैसे वाली बात नहीं, निशान तो समझ ही रहे हैं। तो यह जो आरोप इधर के दिनों में लग रहा था, विधान परिषद के चुनाव में फिर से जेडीयू ने यह साबित किया कि जेडीयू में टिकट में तो पैसा नहीं लगता। क्या जी? बिल्कुल ठीक बात है, और हम लोग पहले भी कहते थे, हम लोग हमेशा मानते रहे कि पैसा नहीं लगता है। कहीं किसी एक कैंडिडेट से लोकल लेवल पर किसी ने ले लिया, कुछ कहीं ले लिया, कोई पार्टी का पदाधिकारी ले ले, कुछ सेवा करा ले, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि हम पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मतलब ललन सिंह है, संजय झा है या नीतीश कुमार है, उनको जाकर के हमने पैसा दिया और पैसा दे करके टिकट लिया, ये नहीं होता है।
और आप कई बार पहले भी बिल्कुल। बता चुके हैं कि किंग महेंद्र का मामला था तो संकट के दिनों में चेक से उन्होंने पार्टी कार्यालय में पैसा जमा जी। कर दिया, पार्टी के लिए अपना उन्होंने जो योगदान देना था पार्टी के लिए किया हमेशा। और वो भी टिकट के बदले में, टिकट खरीदना नहीं था, वो पार्टी को एक तरह से पार्टी का योगदान पार्टी के लिए वो करते रहते, चेक से करते थे। बिल्कुल। तो अभी जी। ये नहीं होता है कि थैली लेकर के या बोरे में रुपया लेकर के लोग जा रहे हैं और टिकट ले रहे हैं जेडीयू का। जेडीयू के कैंडिडेट आप विधानसभा में भी देखिए ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने 77-78 कैंडिडेट तो पिछड़े, दलित और अति पिछड़े थे उनके, उसमें से कितने लोग उनको पैसा देने वाले थे? सब तो ऐसे नेता उनके लोग थे नीतीश कुमार के, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये नहीं होता है उनके यहाँ। और लेकिन एक बात, अब जब आपने इनके उम्मीदवारों के छेड़ा तो इस पर भी एक बात हम लोग को क्लैरिफाई करना चाहिए कि 8 उम्मीदवार में 2 कुम्हार हैं, 7 में से 2 कुम्हार। जी, 2 कुम्हार, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, बीजेपी ने बिल्कुल, कुम्हार उम्मीदवार बिल्कुल। बताया प्रजापति, तो जेडीयू ने एक प्रजापति बनाया, तो बीजेपी ने भी प्रजापति बनाया। और ये इसका जी। मतलब है कि दोनों पार्टियां अपनी स्वतंत्र राजनीति भी साथ साथ कर रही हैं ज्ञानेश्वर जी। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ने भी मंत्री बनाते समय अपनी तरफ से कुशवाहा भी मंत्री बनाया, उर्मी भी बनाया, कोयरी भी बनाया, धानुक भी बनाया, गंगोता भी बनाया। मतलब अपनी तरफ से जो अपना समीकरण है, उस समीकरण पर नीतीश कुमार भी राजनीति कर रहे हैं, उसी समीकरण पर अपना बीजेपी भी अपनी राजनीति कर रही है। ये एक कोऑर्डिनेशन दिख रहा है कि फॉरवर्ड बीजेपी देगी, 2 फॉरवर्ड कैंडिडेट हैं, दोनों बीजेपी ने दिया है, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति में दोनों पार्टियां अपनी अपनी स्वतंत्र राजनीति भी कर रही हैं, आगे के लिए कर रही हैं। तो बिल्कुल स्वतंत्र राजनीति कर रही है। देखिए, पवन सिंह और संजय मयूख के बारे में 2 पंक्ति अजीत जी जरूरी है। देखिए, पवन सिंह कैसे आए, संजय मयूख की मौजूदगी कितनी आवश्यक है, संजय मयूख की आवश्यकता तो है ही बीजेपी। वही, और हम पहले भी बात कर चुके, संजय मयूख को छोड़ नहीं सकती है भारतीय जनता पार्टी। हम बार बार एक मिसाल देते हैं कि अनिल बलूनी को अगर मीडिया की जिम्मेदारी दी गई तो उनको राज्यसभा रखा गया। हम पहले भी आपसे बात करते हुए कहे थे कि जब तबीयत उनकी खराब थी, अस्पताल में भर्ती थे, फिर भी रखा गया उनको, फिर वो लोकसभा बन गए तो रखा गया। उनको एक जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने उस जिम्मेदारी को अगर ठीक ढंग से निभाया है तो बीजेपी क्यों उनको हटा करके नए आदमी ले आकर के वहां प्रयोग करेगी। वही सेम स्थिति संजय मयूख के साथ है। संजय मयूख ने दिल्ली में अपने मीडिया के सहप्रभारी के तौर पर अच्छी भूमिका निभाई है, विश्वास अर्जित किया है उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं का। और उनकी 24 मतलब 24/7 अगर कोई व्यक्ति बीजेपी का उपलब्ध है, पार्टी कार्यालय से लेके कहीं भी किसी को भी जरूरत है, तो वो संजय मयूख है। तो उनको क्यों छोड़ देगी? उनको तैयार किया है, ग्रूम किया है लीडर के तौर पर, तो उनको नहीं छोड़ सकती थी। तो एक ज्यादा से ज्यादा ये होता कि अगर एमएलसी नहीं बनाती तो उनको माखीपुर चुनाव लड़ाती। उनको बनाना तो था ही, लेकिन ये था कि अगर चुनाव लड़ते तो फिर पटना में एंगेज होना होता है, असेंबली में रहते तो ऐसे एमएलसी हैं तो वो दिल्ली में रह के अपना काम करेंगे, जब सदन चलेगा तो आके अटेंड कर लेंगे। तो इसलिए उनको देना था। बिल्कुल। पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह का जो पावर स्टार वाली इमेज है, उसको थोड़ा डाई डाउन होने दिया बीजेपी ने। मतलब ये नहीं लगे कि ये बीजेपी में आजकल कोई ये मैसेज नहीं कर सकता है कि फला जी बहुत बड़े थे इसलिए मजबूरी में बीजेपी को देना पड़ा। ये बीजेपी में नहीं मैसेज बनने देती है, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। तो अगर उस समय उनको राज्यसभा भेजा जाता तो एक मैसेज होता कि देखिए इन्होंने अपनी शर्तों पर राज्यसभा हासिल किया, अपने दम पर इनको मिल गया। ये बीजेपी मैसेज नहीं देना चाहती है। हालांकि पवन सिंह का दम जो है बाकी नेताओं के मुकाबले, बाकी जो गायक कलाकार नेता बने हैं उनके मुकाबले निश्चित रूप से ज्यादा है। जो योगदान भी है उनका निश्चित रूप से ज्यादा है। उसमें उस समय जो बीजेपी ने मैनेज किया, पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के घर पे भेज करके और उस इलाके का जो समीकरण साधा, वो सब हम लोगों ने देखा था। तो उनका महत्व है। उनके साथ कास्ट के बड़ी संख्या में लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने को। मनोज तिवारी या रवि किशन के साथ ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के साथ है तो ब्राह्मण वोट को इन्फ्लुएंस कर देंगे, लेकिन पवन सिंह के साथ है कि वो राजपूत वोट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने उस असर को डाई डाउन होने दिया, उसको कम होने दिया, और उसके बाद उनको एमएलसी बना करके भेजा कि चलिए ये एमएलसी रहेंगे। जो न्यूसेंस वैल्यू एक उस इलाके में हो सकता है या उनके समर्थक कर सकते हैं, उसको भी समाप्त किया और ये भी मैसेज दिया कि हमारी शर्तों पर भेज रहे हैं, हम आपकी शर्तों पर नहीं भेज रहे हैं। तो चलिए, संजय मयूख और पवन सिंह की बात हो गई। अब देखिए, बिहार में दूसरा बवाल है सुरक्षा को लेकर। देखिए, पहले तो बंगले को लेकर विवाद हुआ, अब सुरक्षा को लेकर विवाद है। और क्योंकि विवाद इसलिए है क्योंकि सम्राट चौधरी की सरकार ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी की सुरक्षा घटाई है। देखिए, लालू यादव सिंगापुर में है, आज उनकी बिटिया रोहिणी आचार्य ने समंदर किनारे, चाहे वहां जो भी है, वहां मॉर्निंग वॉक करते हुए अच्छी तस्वीर वीडियो जारी किया है। लेकिन पटना में बवाल ये है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी ने सरकार द्वारा जो सुरक्षा दी गई है उसे वापस कर दिया है। कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रखने का फैसला किया है। तो यह एक नया बवाल बिहार में शुरू हो गया है। बिना सुरक्षा के लालू यादव, राबड़ी देवी
और तेजस्वी यादव सरकार की जो सुरक्षा है वह लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें जानबूझकर छेड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अजीत जी, देखिए, ये बंगले तक तो ठीक था ज्ञानेश्वर जी, लेकिन सुरक्षा के मामले में इस तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए लालू यादव के परिवार को। देखिए, सुरक्षा कम की गई है, कोई ऐसी बात नहीं कि सुरक्षा आपकी हटा ली गई है, सुरक्षा कम की गई है। आपको अभी भी जो जिस श्रेणी की सुरक्षा लालू यादव और राबड़ी देवी को ऑफर की गई है, उसमें 14 से 18 जवान अभी भी रहेंगे आपके पास। और अगर बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल ही रही है आपको, स्कॉट पायलट की गाड़ी मिल ही रही है आपको, और 14 से 18 जवान की सुरक्षा भी मिल रही है। मान लीजिए कि दोनों लोगों को इतना इतना मिलता है, तो 28 या 36 इस तरह के जवान तो रहेंगे ही ना। एक ही बंगले में दोनों लोग रहते हैं, तो इतने जवान तो रहेंगे ही आपके पास। देखिए, इसी तरह से ज्ञानेश्वर जी, मैं पहले एसपीजी जो है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, वो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार की सुरक्षा करता था एसपीजी। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस एक्ट को बदल दिया, अब एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा करती है, और उसका बजट 562 करोड़ रुपए का है। अकेले प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी है। बाकी जो पूर्व प्रधानमंत्रियों का परिवार है, उनको दूसरी सुरक्षा दी जाती है सीआरपीएफ की। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को अब वो सुरक्षा नहीं है जो पहले मिलती थी एसपीजी की, उनकी सुरक्षा घटा दी गई। ऐसी चंद्रशेखर जी का परिवार हो, या बीपी सिंह का परिवार हो, या एचडी देवेगौड़ा का परिवार हो, ये तमाम जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके, मनमोहन सिंह का परिवार हो, इन पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार को सुरक्षा अब अलग तरह की सुरक्षा मिलती है। लेकिन किसी ने इस नाम पर सुरक्षा नहीं लौटा दी कि हमको एसपीजी दो तभी हम रखेंगे, नहीं तो हम सुरक्षा लौटा देंगे। ये नहीं होना चाहिए, सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देखिए, ये व्यक्तिगत नुकसान जिसका होता है, जैसे राहुल गांधी परिवार में तो हम लोगों ने देखा, इंदिरा गांधी की सुरक्षा कर्मियों ने ही उनको मार डाला था, और राजीव गांधी की हत्या हुई थी, पर कितना सफर किया परिवार। तो सुरक्षा को लेकर के वो लोग सावधान रहते हैं। जो सुरक्षा दी केंद्र सरकार ने, उसको एक्सेप्ट किया, उसका पालन करना चाहिए। हम लोगों ने देखा है ज्ञानेश्वर जी की निजी क्षति होती है नेता की, उस बड़े नेता, जिन नेता पर हमला होता है, लेकिन समाज में भी, देश में भी जान माल का बड़ा नुकसान होता है, बड़े लोग मारे जाते हैं। हम लोगों ने देखा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किस तरह का नरसंहार हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में सिख मारे गए थे। और महात्मा गांधी की हत्या के बाद भी देश ने देखा था कि किस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर, वहां चित्पावन ब्राह्मणों के ऊपर हमले हुए थे, महाराष्ट्र में कितने ब्राह्मण मार डाले गए थे नाथूराम गोडसे का बदला लेने के लिए। तो ये हम इस देश ने देखा है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए है, ये सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सुरक्षा डाउनग्रेड कर दी गई, लेकिन आपकी सुरक्षा है, सुरक्षा लीजिए, ये खेल मत करिए। ये सिर्फ आपके जीवन का और आपका मामला नहीं है, ये पूरे बिहार का मामला है, ये दूसरे आपके समर्थकों का भी मामला है। जरा सा कोई एक ईंट पत्थर भी आज की तारीख में सुरक्षा कम होने की वजह से कोई राबड़ी देवी पर फेंक दे, देखिए पूरे बिहार में बवाल मच जाएगा, आगजनी होने लगेगी, हिंसा होने लगेगी। ऐसे स्थिति में राज्य को मत धकेलिए, आप इस बात का विरोध करिए कि आपकी सुरक्षा घटाई गई है, ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, आप ये भी कहिए। बंगले के मामले में हम ही लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा है। सुरक्षा के मामले में भी चलिए, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं बदल जाएगी अगर उनको जेड प्लस सुरक्षा रहेगी तो। लेकिन अगर बंगले के मामले में आप जो लड़ना है लड़िए, सुरक्षा लीजिए, सुरक्षा मत छोड़िए, क्योंकि ये आपके लिए, आपके समर्थकों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये ठीक स्थिति नहीं है। सुरक्षा के मामले में खिलवाड़ नहीं, सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए है। और ये तत्काल लालू प्रसाद और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को अपनी जो सुरक्षा दी है स्टेट गवर्नमेंट ने, जो मुहैया कराई है, वो लेना चाहिए है। भले कम करने का, डाउनग्रेड करने का आप जितना विरोध करना है करते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, सुरक्षा लीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए। और बिहार विधान परिषद के चुनाव में तो खेला हो ही गया है। आगे क्या होगा बिहार विधान परिषद के चुनाव में, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।